ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक हसीन पल बिता रहा था, लेकिन अगले कुछ ही सेकंड के अंदर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अचानक उसके अंदर छुपी हुई कुछ अजीब शक्तियां जागरूक हो जाती हैं और देखते ही देखते वो फ्यूचर की दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके ही फ्यूचर वर्जन से होती है, जो उस समय बर्बाद होती हुई दुनिया का सबसे बड़ा सुपर हीरो था। लेकिन तब इस आदमी का फ्यूचर वर्जन इस आदमी को एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनने के लिए ये आदमी बिल्कुल भी तैयार नहीं था। असल में फ्यूचर वर्जन के हिसाब से उस आदमी की गर्लफ्रेंड कुछ ही दिनों में मर जाएगी और उसकी मौत के बाद ऐसी घटनाएं शुरू होंगी जो धीरे धीरे पूरी दुनिया को बदल कर रख देंगी। इस सब के पीछे हाथ था एक ऐसी सीक्रेट लैब का, जहां इंसानों को सुपर ह्यूमन बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करे जा रहे थे। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ साइंस तक सीमित नहीं थे। लैब के पीछे छुपे मास्टरमाइंड इन लोगों का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे और अब इस साजिश को रोकने की पूरी जिम्मेदारी इसी आदमी के कंधों पर थी, जिसको निभाने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसे पास्ट में जाकर अपने जैसे सुपर पावर वाले लोगों को ढूंढकर एक टीम बनानी पड़ेगी और वक्त रहते इस प्लान के मास्टरमाइंड को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन क्या ये सब इतना ज्यादा आसान होगा? क्या वो सभी लोगों को समय पर ढूंढकर उस मास्टरमाइंड को खत्म कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात कि क्या वो अपनी उस गर्लफ्रेंड को बचा पाएगा जिससे कुछ ही दिनों बाद वो शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, पर अब तो जल्दी ही उस बेचारी की मौत होने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हम लोग कुछ समय पहले उस लैब में चलते हैं जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। एक रिसर्च फैसिलिटी जहां इस वक्त अफरा तफरी मची हुई थी। एक ब्लैक वुमन वहां पर से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो भागती है वैसे ही पूरी फैसिलिटी में अलार्म बजने लगते हैं और सिक्योरिटी टीम उसके पीछे लग जाती है। तब वो औरत भागते भागते एक बड़े से लोहे के गेट तक पहुंच जाती है, लेकिन आगे से रास्ता बंद था और पीछे से सिक्योरिटी टीम तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। तभी उस औरत की आंखों का रंग अचानक से बदलने लगता है और वो हवा में एक मुक्का मारकर उस भारी से लोहे के गेट को तोड़कर दूर फेंक देती है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां पर से भाग पाती, पीछे से आई टीम उसके ऊपर गोलियां चलाकर उसको बेहोश करती है और घसीटकर अपने साथ लैब के अंदर वापस ले जाती है। अब सबसे अजीब बात ये थी कि उस लैब के अंदर सिर्फ ब्लैक लोगों को लाया जाता था ताकि उन पर एक्सपेरिमेंट करके उनकी हिडन सुपर पावर को जगाया जा सके और अभी के लिए अंदर अलग अलग सेल में कई सारे ब्लैक लोग और बंद थे। अब कहानी वहाँ पर से कई साल आगे माइकल नाम के एक डिलीवरी ड्राइवर पर आती है जो अपनी नई सुपर कार में गेड़ियां मारने के लिए निकला था। अभी रास्ते में वो एक लड़की को देखकर उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो लड़की भी उसको फुल भाव दे रही थी और असल में वो लड़की कोई अनजान नहीं बल्कि माइकल की गर्लफ्रेंड डॉनी थी और वो दोनों ही एक दूसरे को काफी लंबे समय से डेट कर रहे थे। अभी वो कार माइकल डॉनी को गिफ्ट कर देता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर इसके अगले दिन जब माइकल रोज की तरह अपनी डिलीवरी के काम पर निकलता है तो उस दौरान उसे डिलीवरी करने के लिए एक बिल्डिंग के बाहर जाना पड़ गया था और वहाँ पर उसकी मुलाकात रॉडनी नाम के एक ड्रग पेडलर से होती है जो माइकल को जबरदस्ती ड्रग बेचने की कोशिश कर रहा था, जिस पर पहले तो माइकल उसे कई बार मना करता है, लेकिन जब रॉडनी उसका पीछा नहीं छोड़ता तो माइकल उससे ये बोलकर उसका नंबर ले लेता है कि जब उसे इस सब की जरूरत होगी तो वो रॉडनी को खुद कॉल कर लेगा। इस पर रॉडनी मानकर वहाँ पर से चला जाता है, जिसके जाते ही माइकल ने उसके नंबर को डिलीट कर दिया था। मगर अभी माइकल को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि रॉडनी के नंबर को डिलीट करके उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। खैर भी माइकल के वहां पर से जाने के बाद वहां पर आंद्रे और उसका बेस्ट फ्रेंड जॉन आता है, जिस समय आंद्रे काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके बचपन के क्रिमिनल बैकग्राउंड की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया था और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मोटे ब्याज पर कर्जा लेने की वजह से आंद्रे को पैसे की अभी सख्त जरूरत थी। ज्यादा पैसे ना कमा पाने की वजह से आंद्रे की पर्सनल लाइफ भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब चल रही होती है, जिसमें उसकी बीवी ने लगभग उससे डिवोर्स ले लिया था और आंद्रे का एकमात्र सपना यही था कि वो बहुत सारे पैसे कमाकर अपने बेटे को अच्छी जिंदगी दे पाए। पर आंद्रे की किस्मत यहाँ पर भी उसका साथ नहीं देती थी, क्योंकि वो कितनी भी मेहनत कर ले उसके कमाए गए पैसे उनकी जरूरतों के हिसाब से हमेशा कम ही पड़ते थे। अब उसी समय रॉडनी आंद्रे के पास आकर उसे भी ड्रग बेचने की कोशिश करता है, जिससे देखकर आंद्रे को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, पर फिलहाल वो रॉडनी को कुछ भी न कहकर जॉन के साथ वहाँ पर से निकल जाता है। वहीं माइकल फिलहाल के लिए अपने दोस्त गैब्रियल के रेस्टोरेंट में गया था, जहां वो गैब्रियल को एक अंगूठी दिखाते हुए बताता है कि इस वीकेंड वो डॉनी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। गैब्रियल भी ये खुशखबरी सुनकर बेहद खुश होता है, क्योंकि माइकल के पास अब अपना घर, खुद की कार और डॉनी जैसी प्यार करने वाली गर्लफ्रेंड थी, तो गैब्रियल के हिसाब से उसे प्रपोज करने का यही सही वक्त था। इसीलिए गैब्रियल अपने ही रेस्टोरेंट में एक हफ्ते बाद के लिए एक डिनर टेबल को बुक कर देता है। अब इसके बाद माइकल फिलहाल के लिए अपनी बीमार माँ से मिलने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है, जहां उसकी माँ को सिकल सेल नाम की एक बहुत ही गंभीर बीमारी की वजह से एडमिट करा गया था और आज उनके पास सिकल सेल सेंटर की 2 औरतें भी मिलने के लिए आई थी, जो माइकल की माँ के टेस्ट करने के बाद माइकल को बताती है कि उनका पूरा परिवार इसी बीमारी से गूंज रहा था और इसका इलाज वो अपने सेंटर में काफी सस्ते में कर सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद माइकल किसी भी हालत में अपनी माँ को वहाँ पर लेकर जाने का फैसला कर लेता है और वो दोनों असिस्टेंट भी उसे कुछ दिनों बाद की डेट देकर वहाँ पर से निकल जाती है। पर ऐसा कैसे हो सकता था
था कि कोई जानलेवा बीमारियों का इलाज आधे से भी कम दाम में करे। क्या सच में उस सेंटर में लोगों का इलाज ही होता है? कहीं ना कहीं ये बात पूरी तरह से गलत थी और सच्चाई तो ये थी कि उस जगह पर लोगों को कैद करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करे जाते हैं और जास्मिन नाम की एक लड़की जो कई महीनों से गायब थी, उस लड़के को भी वहीं पर कैद करके रखा हुआ था, जिसका चेहरा अब तक खौफ से पीला पड़ चुका होता है और अभी वो शीशे की दीवारों को पीटते हुए उसे बाहर निकालने के लिए गुहार लगा रही थी। अब जास्मिन के गायब होने के केस को माइकल की गर्लफ्रेंड डॉनी खुद भी हैंडल कर रही होती है, क्योंकि असल में वो सोशल सिक्योरिटीज में काम करा करती थी और हर तरफ से सारे रास्ते बंद होने के बाद जास्मिन के पिता ने ही डॉनी से जास्मिन को ढूंढने के लिए कहा था। खैर अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार वो दिन आ जाता है जब माइकल डिनर पर डॉनी को ऑफिशियली प्रपोज करने वाला था। इसी वजह से सुबह के समय पर माइकल अपने काम को जल्दी जल्दी खत्म करने लग जाता है, जिस दौरान माइकल डिलीवरी के आखिरी चक्कर को काटते हुए अनजाने में टावर बॉयज गैंग के इलाके में घुस गया था, जिनके लीडर का नाम टेजर होता है। और अभी माइकल के गाड़ी से उतरते ही टेजर उसको अपने साथियों के साथ घेर कर उसके इलाके में डिलीवरी करने के लिए माइकल से हफ्ता मांगने लगता है। अभी जब माइकल उसे पैसे देने से मना करता है तो दोनों तरफ से मारपीट शुरू हो जाती है और गुस्से में टेजर एक चाकू निकालकर माइकल के पेट में मारकर उसे मरने के लिए अकेला छोड़ देता है और अपने साथियों के साथ तुरंत ही डफू चक्कर हो जाता है। इस समय माइकल मौत के बिल्कुल करीब था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिस पर विश्वास करना नामुमकिन था। अचानक से माइकल की आंखों का रंग बदलता है और पलक झपकते ही वो थोड़ी देर पहले के उस समय में पहुंच जाता है जब उसने अपनी गाड़ी को पार्क करा था। असल में माइकल के अंदर की सुपर पावर जाग चुकी थी जो वक्त को पीछे मोड़ सकती थी। अभी माइकल इस बदलाव को समझ नहीं पाता और हैरानी के साथ साथ परेशान होकर गाड़ी से उतरता है। तभी टावर बॉयज गैंग एक बार फिर से उससे हफ्ता मांगने के लिए आती है, जैसे कि सब कुछ रिपीट हो रहा हो। पर जैसा कि माइकल को ये बात पता थी कि उसके पैसा देने से मना करने पर उसके साथ क्या होगा, इसलिए इस बार वो बात को आराम से संभालते हुए टेजर और उसके साथियों से कहता है कि उसे इस हफ्ते के बारे में पहले नहीं पता था और अगली बार वो जब भी इस एरिया में डिलीवरी देने के लिए आएगा तो वो हफ्ते के पैसे साथ में लेकर आएगा। इस बात को सुनने के बाद टेजर और उसके साथी भी बस माइकल को वार्निंग देकर वहाँ पर से चुपचाप चले जाते हैं, जिससे एक तरह से माइकल ने आज अपनी किस्मत को बदल दिया था। और यही सब सोचते हुए माइकल रात के समय में डॉनी के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहा था, तो वो डॉनी को भी इस बारे में बताता है, जिससे डॉनी को लगता है कि ये डेजा वू होगा, जिसमें कुछ घटनाओं पर इंसानों को लगता है कि उनके साथ ये चीज हो चुकी है और इस चीज को कहीं ना कहीं मैं भी फेस कर चुका हूँ। अब मेरे अलावा किस किस ने डेजा वू को महसूस करा है, कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर बताना। खैर डॉनी की बातों को सुनने के बाद भी माइकल के दिल को चैन नहीं मिलता, क्योंकि उसको साफ महसूस हो रहा था कि आज उसके साथ जो भी हुआ वो कोई वहम तो बिल्कुल भी नहीं था। पर फिलहाल के लिए माइकल इन सब चीजों को साइड में रखता है और बिना समय गवाए डॉनी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। इस पर डॉनी भी हंसते हुए हाँ कहती है और इस प्यारे से पल को देखकर आसपास के टेबल पर बैठे हुए लोग जोरदार तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद माइकल और डॉनी घर पर आकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना शुरू हो गए थे, पर तभी अचानक माइकल की आंखों का रंग एक बार फिर से बदलता है और अगले ही पल पर वो ऐसी अजीब और अनजान जगह पर पहुंच जाता है जहां उसके सामने खड़े हर एक शख्स के पास कोई ना कोई सुपर पावर थी। इससे पहले कि माइकल कुछ समझ पाता, उसके सामने बिल्कुल उसके ही जैसे एक शख्स आकर खड़ा हो जाता है जो कोई और नहीं बल्कि माइकल का ही फ्यूचर वर्जन था और फिलहाल वो अपने साथियों के साथ किसी अनजान और ताकतवर दुश्मन से लड़ाई कर रहा था। फ्यूचर वाले माइकल के पास वक्त को रोकने और टेलीपोर्टेशन की पावर थी, इसीलिए वो वक्त को रोककर माइकल को लेकर कब्रिस्तान में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो माइकल को एक ऐसी खौफनाक सच्चाई बताता है जिसे सुनने के बाद तो माइकल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फ्यूचर माइकल पास्ट वाले माइकल को बताता है कि ये समय फ्यूचर का है और पास्ट में माइकल के डॉनी को प्रपोज करने के ठीक 3 महीने बाद डॉनी अपनी जान गंवा देगी और उसकी जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि माइकल अपने जैसे लोगों को ढूंढकर उनकी टीम बनाए और उन लोगों को हुड पहने हुए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से बचाए। ये बताने के बाद फ्यूचर माइकल पास्ट वाले माइकल को उन लोगों के नाम भी बताता है, पर ये सब क्या हो रहा था पास्ट वाले माइकल के तो ये सब पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता। अब इसके थोड़ी देर बाद प्रेजेंट टाइम में माइकल के अचानक हवा में गायब होने के कारण डॉनी सहमी हुई थी कि तभी अचानक माइकल उसके सामने अचानक से प्रकट हो जाता है, जो चीज डॉनी को और भी ज्यादा डरा देती है। अभी जब माइकल डॉनी से बात करता है तो माइकल को यकीन हो जाता है कि उसके साथ अभी जो भी हुआ था वो कोई सपना नहीं था, इसीलिए वो बिना एक पल भी गवाए उन लोगों के नाम को एक पेपर पर लिखना शुरू कर देता है जिनके बारे में फ्यूचर माइकल ने उसे बताया था। इसके साथ साथ पास्ट वाले माइकल ने 9 जुलाई की डेट को भी लिख लिया था, क्योंकि ये वही डेट थी जिस दिन डॉनी मारी जाएगी। मगर माइकल अभी डॉनी को इस डेट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। लेकिन माइकल इन चारों लोगों को कैसे ढूंढेगा? अभी माइकल के दिमाग में इस सवाल के साथ साथ फ्यूचर वर्जन की वार्निंग गूंज रही थी, जिसने साफ कहा था कि उसे किसी भी हालत में हुडी पहने हुए मिस्टीरियस लोगों से टेजर, आंद्रे, सबरीना और रॉडनी को किसी भी हालत में बचाना होगा। और सबरीना और आंद्रे को छोड़कर टेजर और रॉडनी वो बंदे थे जिन्हें माइकल कहीं ना कहीं एक बार तो देख ही चुका है। इसी वजह से माइकल इस चीज की तैयारी करने में लग जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज साफ थी कि अगर इन चारों में से किसी एक की भी जान जाती है तो डॉनी भी मारी जाएगी।
खैर वहीं अगर आंद्रे की बात करी जाए तो आंद्रे की जिंदगी में भी मुसीबतें बढ़ती जा रही थी। उसका बैंक अकाउंट माइनस में था, कंपनी ने बची हुई सैलरी देने से साफ मना कर दिया था और उसका बेचारा बेटा भूख से बेहाल था। इसीलिए गुस्से में आंद्रे एक एटीएम मशीन पर जोरदार पंच मारता है, जिस दौरान ही उसकी भी आंखों का रंग बदलता है और उसका मुक्का एटीएम मशीन पर लगते ही एटीएम मशीन के साथ मौजूद दीवार पर दरार आ जाती है। इसके अगले ही पल एटीएम मशीन से पैसे की बारिश शुरू होने लग गई थी, जिसका मतलब साफ था कि आंद्रे के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है। अभी पैसे की कमी के चलते आंद्रे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और तुरंत ही जमीन पर पड़े सारे पैसों को उठा लेता है। लेकिन वो इस बात से पूरी तरह से बेखबर था कि सड़क पर लगे सीसीटीवी कैमरा में उसकी ये पूरी करतूत रिकॉर्ड हो चुकी है। खैर अभी आंद्रे उन पैसों को लेकर घर पर वापस तो आ जाता है, लेकिन जाहिर सी बात थी कि वो इस बारे में अपनी पत्नी और अपने बच्चे को कुछ भी नहीं बता सकता था, इसीलिए उसने सारे पैसे छुपा दिए थे। अब जैसा कि अभी आंद्रे के साथ हुआ था, वही सेम चीज सुबह रॉडनी के साथ भी हुई थी। और जब वो अपनी कार खराब होने की वजह से परेशान था, तभी अचानक उसकी गैंग का लीडर उसे धमकी देता है कि अगर 10 मिनट में वो उनके ठिकाने पर नहीं पहुंचा तो उसे गैंग से निकाल दिया जाएगा। ये बात सुनने के बाद रॉडनी एक बस पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ लगाने लगता है, पर उसी हड़बड़ाहट में उससे कुछ ऐसा होता है जो रॉडनी की सोच से बिल्कुल परे था। उसकी भी आंखें चमकती हैं और उसके अंदर की शक्तियां भी जागरूक हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर इतना तेज दौड़ लगाता है कि कुछ ही सेकंड में एक अनजान सड़क पर जाकर गिरता है। इसके बाद जब वो पास में खड़े एक इंसान से उस जगह के बारे में पूछता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कुछ ही सेकंड में लगभग 1000 किलोमीटर दौड़कर लंदन से सीधे स्कॉटलैंड में पहुंच चुका था। मगर रॉडनी तो इस बात से परेशान होने की जगह बहुत ज्यादा खुश होता है और स्कॉटलैंड में मजे करना शुरू कर देता है। उस समय पर वो कुछ लोकल लोगों को अपनी सुपर पावर दिखाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अब वो वापस से अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाता। और जब उसे एहसास होता है कि उसके पास टिकट खरीदने के पैसे भी नहीं बचे हैं, तो रॉडनी को अपने पास मौजूद आखिरी माल को एक लोकल बंदे को बेचना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल भी फिलहाल के लिए अपने दोस्त गैब्रियल के पास आकर उसे अपने साथ हुई चीजों के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन जाहिर सी बात थी कि बिना सबूत के इतनी बड़ी बात पर गैब्रियल भरोसा कैसे कर सकता था। इसीलिए वो माइकल से उसकी शक्तियों को दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन माइकल के पूरी कोशिश करने के बावजूद भी अभी वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता, जो देखकर गैब्रियल को लगता है कि शायद इस वक्त शादी और काम के बहुत बड़े स्ट्रेस में होने के कारण माइकल को वहम होने लगे हैं। लेकिन जाहिर सी बात थी कि इतने सारे बंदों को एक साथ तो वहम नहीं हो सकती, क्योंकि सिर्फ माइकल, रॉडनी और आंद्रे ही ऐसे नहीं थे जिन्हें शक्तियां मिली थी। सबरीना नाम की एक नर्स भी जब अपनी बहन के साथ अपने बॉयफ्रेंड के घर पर अचानक से जाती है, तो उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे किसी और लड़की के साथ कई महीनों से चीट कर रहा था, जो चीज अपनी आंखों से देखने के बाद तो सबरीना का दिल टूट जाता है। उसी वजह से जब उसका बॉयफ्रेंड उसको मनाने के लिए उसके पीछे आता है, तो अचानक से सबरीना की आंखों का कलर चेंज होता है और सबरीना बस हवा में हाथ हिलाकर उसे बहुत ही दूर उठाकर फेंक देती है। इससे सबरीना और उसका बॉयफ्रेंड दोनों पूरी तरह से हैरान हो गए थे कि आखिरकार सबरीना ने ऐसा करा कैसे। लेकिन सबरीना इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन हम लोगों को ये चीज क्लियर हो गई थी कि सबरीना के पास टेलीकाइनेसिस की ताकत है। अब जैसा कि उन सभी नामों की लिस्ट में सिर्फ टेजर बचा था, तो इसके अगले ही दिन उसके साथ भी अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। असल में वो अगले दिन अपनी पूरी टावर बॉयज गैंग के साथ अपने सबसे बड़े दुश्मन सिक्सर गैंग के लीडर चकी को खत्म करने के लिए उसके ठिकाने पर जा रहा था, क्योंकि कुछ हफ्ते पहले हुई लड़ाई में चकी ने टेजर को चाकू मारकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और टेजर अब किसी भी हालत में उसे खत्म करके उससे इस चीज का बदला लेना चाहता है। सिक्सर गैंग को इस बारे में पता चलने पर वो गैंग भी उनके सामने आ जाती है, लेकिन उन्हें देखकर तो टेजर के साथियों के होश उड़ चुके थे, क्योंकि सिक्सर गैंग के बंदे तादाद में कहीं ज्यादा थे और ये चीज साफ थी कि टावर बॉयज में से जो भाग सकेगा आज वही जिंदा बचेगा। इसीलिए तब टावर बॉयज तो वहाँ पर से दौड़ लगा लेते हैं, लेकिन टेजर की किस्मत यहाँ पर भी उसका साथ नहीं देती और सिक्सर गैंग चारों तरफ से टेजर को घेर लेती है। उस समय पर चकी भी आगे आकर टेजर को खत्म करने ही वाला था कि मौत को सामने देखकर अचानक से टेजर की आंखों का रंग भी बदल जाता है, जिसके अगले ही पल वो हवा में अचानक से गायब हो चुका था और उसे कोई देख ही नहीं पा रहा था। इसका मतलब कि टेजर के पास गायब होने की सुपर पावर थी और उसी ताकत का इस्तेमाल करके टेजर एक एक करके सिक्सर के गुंडों पर ऐसी तबाही मचाना शुरू कर देता है, जिससे डर के मारे किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार उनके ऊपर हमला हो कहां से रहा था। इसके कुछ ही सेकंड के अंदर टेजर ने चकी की गर्दन पर चाकू मारकर उसे भी जमीन पर बिछा दिया था, जो देखकर सिक्सर गैंग के बाकी बंदे वहां पर से भाग जाते हैं और टेजर जब अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना बंद करके सबके सामने आता है, तो उस समय का भी एक एक पल सर्वेलेंस कैमरा में रिकॉर्ड हो चुका था और इन सभी कैमरास की मदद से एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन के लोग सुपर पावर वाले लोगों के ऊपर नजर रख रहे थे। उन लोगों ने अब टेजर को भी अपने टारगेट में शामिल कर लिया था और जिन जिन के बारे में फ्यूचर माइकल ने प्रेजेंट माइकल को बताया था, उन्हें सुपर पावर्स तो मिल चुकी थी, पर सवाल ये था कि क्या माइकल सही समय पर उन तक पहुंच पाएगा या फिर उससे पहले वो ऑर्गेनाइजेशन वाले उन लोगों को पकड़कर अपने खौफनाक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बना लेंगे।
खैर अभी फिलहाल के लिए दूसरी तरफ आंद्रे अपने बेटे के साथ एक शानदार मॉल से शॉपिंग करता है, जिस दौरान वो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन बाहर आने पर जब आंद्रे का बेटा उसके दोस्तों से मिलता है तो आंद्रे को काफी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि वो सारे बच्चे सड़क के आवारा गुंडे थे और आंद्रे नहीं चाहता था कि उसका बेटा उसकी तरह ऐसे लोगों के चक्कर में फंसकर अपना फ्यूचर बर्बाद करे। इसीलिए बाद में वो अपने बेटे से उन लोगों का नंबर डिलीट करवाता है और उसे ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहने के लिए कहता है। इधर लंदन में वापस आने के बाद रॉडनी एक बार वापस से अनजाने में अपने सुपर पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे इस बार वो कंट्रोल भी कर पा रहा था। और इवन अब तक टावर बॉयज के लीडर टेजर ने भी अपने गायब होने की शक्ति पर पूरा कंट्रोल पा लिया होता है। इन सब चीजों के बारे में टेजर ने जल्दी ही अपने सबसे पक्के दोस्त स्क्रीमर को भी बता दिया था, जो देखकर स्क्रीमर हैरान रह जाता है। और वो दोनों फैसला करते हैं कि अब वो इस ताकत का इस्तेमाल करके शहर की बाकी सारी गैंग को अपने नीचे दबाएंगे और अपने काम करने के ढंग को बदलकर अंधा पैसा कमाएंगे। इसी वजह से टेजर ने जल्दी ही अपने बाकी सारे गैंग मेंबर को भी इस बारे में बता दिया था, जो देखकर किसी को भी इस बात पर भरोसा नहीं होता और उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्होंने कसोल की ब्राउनी खा ली है। अब वैसे यहाँ कसोल की ब्राउनी तो कुछ दिन पहले मैंने भी खाई थी, जिसको खाने के 4 दिन बाद होश आया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कसोल घूमकर अपने घर पर वापस आ चुका हूँ। खैर अभी जैसा कि जैकी के मरने के बाद से सिक्सर गैंग कमजोर हो चुकी थी, इसीलिए टेजर ने प्लान बना लिया था कि उनका पूरा ग्रुप अब सिक्सर के सबसे बड़े बिजनेस यानी कि ड्रग ट्रैफिकिंग में कदम रखेगा, जिसके लिए वो फैसला करता है कि इस सब की शुरुआत पूरे 1 किलो व्हाइट पाउडर के साथ होगी, जिसके बारे में सोचते सोचते वो शहर का नया किंग पिन बनने का ख्वाब देख रहा था। लेकिन अभी भी वो इस बात से पूरी तरह से बेखबर था कि मौत से भी ज्यादा खतरनाक वो मिस्टीरियस सेंटर वाले लोग उसकी हर एक हरकत के ऊपर नजर गड़ाए बैठे थे। खैर उसी रात माइकल टेजर तक पहुंचने के लिए टावर बॉयज गैंग के 2 लड़कों से मिलता है, जो उसे टेजर का नंबर देने के बदले में 100 पाउंड की डिमांड करने लग गए थे और माइकल को ना चाहते हुए भी वो पैसे उन्हें देने पड़े थे। इसके बावजूद वो लोग उसे टेजर का नंबर न देकर टूसी नाम के एक दूसरे लड़के का नंबर देते हैं, जिस बारे में माइकल को समझ में आते ही वो उन दोनों लड़कों से बात करने लग गया था। पर तभी अचानक से वहाँ पर सिक्सर गैंग के कुछ बंदे हाथों में गन्स ले आकर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं और बेचारा माइकल बिना किसी कसूर के उनकी इस लड़ाई के बीच में फंस जाता है। तब वो लोग माइकल की तरफ भी गोलियां चलाने लग गए थे, जिससे पैनिक करके माइकल अचानक से टाइम को रोक देता है और अपनी तरफ आ रही गोली को पकड़ के सीधा अपने घर में टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके घर में उस समय पर डॉनी भी मौजूद थी, जो फिलहाल के लिए माइकल के हाथ में उस बंदूक की गोली को देखकर हैरान तो होती है, लेकिन इस बार वो पहले जितना डरी नहीं थी, क्योंकि अब उसे माइकल की शक्तियों के ऊपर यकीन होने लग गया था। दूसरी तरफ टेजर का दोस्त स्क्रीमर फिलहाल के लिए अपने ही गैंग के साथ ही टूजी के साथ अपनी पहली ड्रग डील के लिए गया होता है, जिस दौरान उन्हें कुछ लोगों से 1 किलो व्हाइट पाउडर खरीदना था, पर उनके पास इतने ज्यादा पैसे न होने की वजह से उनकी डील कैंसिल हो जाती है और उन दोनों को वहाँ पर से अपनी गाड़ी में वापस आना पड़ता है। लेकिन ये सब तो असल में उन दोनों की चाल थी, क्योंकि उन दोनों के साथ उस ड्रग वाली जगह पर गायब होकर खुद टेजर भी गया था, जिसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके वहाँ पर से 1 किलो व्हाइट पाउडर के पैकेज को चुरा लिया होता है। इससे टेजर और उसके दोनों साथी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन असली तबाही तो अब शुरू होने वाली थी। जिस डीलर का ये 1 किलो का व्हाइट पाउडर का पैकेट गायब हुआ था, उसका नाम मैशर था और कहीं न कहीं उसे ये चीज समझ में आ चुकी थी कि ये काम टेजर और उसके साथियों का ही है। इसी वजह से वो अपने खासम खास बंदों को लेकर सीधा टावर बॉयज के अड्डे पर पहुंच जाता है, जहां पर जाते ही उसने टावर बॉयज के बंदों को गन पॉइंट पर ले लिया था। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये थी कि मैशर ने खुद टावर बॉयज के किसी भी बंदे को माल उड़ाते हुए नहीं देखा था, तो वो बस शक की बुनियाद पर किसी को जान से नहीं मार सकता। अभी फिलहाल के लिए मामले को हद से ज्यादा गर्म होता हुआ देखकर टेजर खुद ही मामले को सुलझाने का फैसला करता है और मैशर को 1-on-1 फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। तब फाइट के शुरू होने पर मैशर शुरुआत में हवा में बातें करते हुए टेजर को चिढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन टेजर तो बिना एक पल भी गवाए उसके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का जड़ देता है और बाद में मैशर को जमीन पर गिराकर उसके चेहरे पर एक के बाद एक और ज्यादा मुक्के बरसाने लगता है, जिससे एक बार को तो मैशर के गैंग के लीडर क्रेजी की भी फट के 4 से 64 हो गई थी और उसने मैशर की मौत होने से पहले ही लड़ाई को बीच में आकर रोक दिया था। इसके बाद क्रेजी वहाँ पर से अपने साथियों को लेकर निकलने लगता है, जिनके जाते समय टेजर का एक साथी टाइनी खुशी से झूमने लग गया था, पर इसके अगले ही पल उसके एक गोली आकर लगती है, जिससे बेचारे टाइनी की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये गोली असल में क्रेजी ने ही पीछे से चलाई थी, मगर अभी वो जैसे तैसे यहाँ पर से निकलने में कामयाब हो जाता है, तो अपने भाई जैसे दोस्त को मरते हुए देखकर टेजर फैसला कर लेता है कि वो किसी भी हालत में क्रेजी को ढूंढकर मौत के घाट उतार देगा। खैर अब इसकी अगली सुबह तक माइकल भी अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करने लग गया था, जिसके लिए वो तैयार होकर अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का इस्तेमाल करके सीधा अपनी डिलीवरी वैन के अंदर घुस जाता है, जिसमें कामयाब होने की वजह से वो बेहद खुश और साथ ही कंफ्यूज था। पर अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करने के बाद वो एक बार वापस से अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सीधा अपने घर में पहुंच जाता है, जिसमें कामयाब होने की खुशी तो उसे थी ही, पर कहीं न कहीं उसे इसी चीज ने बहुत ज्यादा तनाव में भी डाल दिया था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो डॉनी की जान को कैसे बचाएगा।
अब इसी बीच डॉनी अपना सोशल वर्क कर रही होती है, जिस दौरान वो घूमते घूमते उस घर में जा पहुंची थी जहां पर टेजर की फैमिली रहती थी। वहां पर टेजर की मौसी से बात करने के बाद डॉनी को पता चलता है कि टेजर की मां किमी काफी समय से गायब थी और उसके गायब होने से पहले उसका लगातार यही कहना था कि कुछ मिस्टीरियस लोग उसका पीछा कर रहे हैं और वो किसी भी हालत में उसे उठाना चाहते हैं। अब वैसे अगर आप लोगों को याद हो तो फोटो में दिखाई दे रही टेजर की माँ कोई और नहीं बल्कि वही ब्लैक औरत थी जो कि कहानी की शुरुआत में उस सीक्रेट लैब से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गार्ड्स उसे अपने साथ पकड़कर लैब के अंदर लेकर चले गए थे। अब जिस समय टेजर की आंटी डॉनी को ये सारी चीजें बता रही होती हैं, उस समय उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की लैब में किमी के शरीर से बहुत सारा खून निकाला जा रहा था और वहाँ रखे खून की ढेरों बोतलें ये चीज साफ बयां कर रही थी कि ये बेरहम ऑर्गेनाइजेशन अब तक न जाने कितने मासूम लोगों को अपनी इस दरिंदगी का शिकार बना चुकी है। खैर वहीं दूसरी तरफ सबरीना फिलहाल के लिए हॉस्पिटल में रोज की तरह अपनी नर्सिंग का काम कर रही थी, लेकिन आज एक पेशेंट को इंजेक्शन लगाते समय अनजाने में उससे मेडिसिन की ओवरडोज हो जाती है, जिस दौरान अपनी इस अजीब सी गलती की वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी और उसने हॉस्पिटल के स्टोर रूम में जाकर रोना शुरू कर दिया था। तभी अचानक से उसकी आंखों का रंग बदलता है और उसके आसपास रखी काफी सारी चीजें हवा में उड़ना शुरू हो जाती है। अपने साथ इन्हीं सब चीजों को दोबारा होता हुआ देखकर वो तो बहुत ज्यादा डर गई थी, जिसके अगले ही पल वो बिना किसी को भी बताए घबरा कर अपने घर में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी बहन चार्लिन उसे देखकर हैरान रह गई थी। अभी सबरीना चार्लिन को भी अपनी शक्तियों के बारे में सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन जाहिर सी बात थी कि ऐसी अजीब बात पर कोई भी आसानी से यकीन नहीं करता और अभी चार्लिन को भी ये चीज मजाक ही लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ माइकल अपने मिशन पर पागलों की तरह लगा हुआ था और फिर कई दिनों के इस लगातार पागलपन की वजह से आखिरकार उसे एक दिन एक जगह पर टेजर दिखाई दे जाता है, जिसे देखने के बाद माइकल बिना एक पल भी गवाए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके पलक झपकते ही सीधा टेजर के सामने टेलीपोर्ट हो गया था, जिसे देखने के बाद तो एक बार को टेजर और उसके साथियों की फट के 4 से 64 हो जाती है। तब माइकल बिना वक्त गवाए टेजर को फ्यूचर माइकल वाली सारी बातें बताता है और टेजर को सलाह देता है कि उसे माइकल के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाना चाहिए ताकि वो दोनों बाकी सारे लोगों को भी ढूंढ सके और एक दूसरे को प्रोटेक्ट भी कर सके। हालांकि अभी टेजर को इन सब चीजों के बारे में भरोसा न होने की वजह से वो माइकल को ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन माइकल के इस टेलीपोर्टेशन के जलवे ने उसे थोड़ा बहुत इस बात पर यकीन करने पर मजबूर तो कर ही दिया था। तब माइकल फिलहाल के लिए थोड़ा सा दुखी होकर वहाँ पर से चला जाता है, पर जैसा कि उसे अपने सबसे पक्के दोस्त को भी अपनी ताकत का जलवा दिखाना था, इसीलिए वो सीधा गैब्रियल के सामने टेलीपोर्ट होता है और माइकल को अचानक से यूं अपने सामने आता देखकर तो गैब्रियल के गोटे मुंह में आ गए थे। इस बार गैब्रियल को माइकल के सुपर पावर के ऊपर भी भरोसा करना ही पड़ा था और अब वो भी माइकल के साथ मिलकर सोच रहा था कि आखिरकार अब वो रॉडनी, आंद्रे और सबरीना को कैसे ढूंढेंगे। तो माइकल को ये बात भी याद आती है कि एक समय पर रॉडनी नाम के एक लड़के ने उसको माल बेचने की भी कोशिश करी थी, लेकिन माइकल ने गुस्से में उसका नंबर डिलीट कर दिया था। ये सुनने के बाद गैब्रियल माइकल को मशवरा देता है कि उसे आज ही उस लोकेशन के आसपास जाकर रॉडनी को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इधर दूसरी तरफ रॉडनी फिलहाल के लिए अपनी सुपर स्पीड की पावर को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, जिस शक्ति का जलवा वो अपने दोस्त स्पर्ट को भी उसके घर में दिखा रहा होता है, लेकिन उसके ही कमरे में गोल गोल चक्कर लगाने की वजह से रॉडनी अचानक से एक टेबल पर जाकर गिरता है, जिससे वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी हो गया था और उसके मत्थे से लगातार खून बहे जा रहा था। ये देखने के बाद तो इस पर बहुत ही बुरी तरह से घबराकर एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने एक और चमत्कार होता है, क्योंकि रॉडनी के मत्थे का वो गहरा जख्म खुद ब खुद पल भर में गायब हो गया था और रॉडनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ कभी कुछ हुआ ही ना हो। इसका मतलब कि रॉडनी के पास सेल्फ हीलिंग एबिलिटी भी थी, जो देखकर तो स्पर्ट के होश उड़ जाते हैं, लेकिन इस सुपर स्पीड की वजह से रॉडनी की एनर्जी भी बहुत जल्दी खत्म हो रही थी और उसे इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि वो रेस्टोरेंट में जाकर ठूस ठूस कर खाना खा रहा था, पर उसके बावजूद भी उसका पेट नहीं भर रहा होता। उसी वक्त माइकल सड़कों पर पागलों की तरह रॉडनी को ढूंढ रहा था और आखिरकार उसे एक लड़के से रॉडनी का फोन नंबर भी मिल जाता है, लेकिन जहां ये एक मुसीबत आसान हुई थी, दूसरी तरफ मौत का एक नया चक्रव्यूह शुरू हो चुका था। उसी रात सिक्सर गैंग का नया लीडर क्रेजी सीधा सबरीना की बहन चार्लिन के घर पर पहुंच जाता है, क्योंकि असल में जेल जाने से पहले क्रेजी और चार्लिन एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे और जेल से बाहर आने के बाद वो अब तक चार्लिन से मिला ही नहीं था। क्रेजी आज चार्लिन के लिए एक बहुत ही महंगी डायमंड की वॉच लेकर आया होता है, जिस चमचमाती हुई वॉच को देखते ही चार्लिन का दिल पिघल जाता है और वो क्रेजी के साथ हुई अपनी पुरानी लड़ाइयों को भूलकर उसे तुरंत ही माफ कर देती है। लेकिन सबरीना को किसी भी हालत में उन दोनों की ये दोस्ती कबूल नहीं थी, क्योंकि वो क्रेजी के काले सच और उसके गुंडागर्दी के तरीकों के बारे में अच्छे से जानती थी। इसलिए वो क्रेजी को वार्निंग देती है कि क्रेजी उसकी बहन चार्लिन से दूर रहे। लेकिन क्रेजी तो अब चार्लिन के लिए किसी देवता से कम नहीं था और वो रात में ही उसके साथ पार्टी करने के लिए एक नाइट क्लब में जाने वाली थी। इसी वजह से सबरीना खुद भी उन लोगों के पीछे जाने का फैसला करती है और वहीं दूसरी तरफ रॉडी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपने माल को बहुत जल्दी अपने क्लाइंट्स तक पहुंचा रहा था, जिस दौरान एक बार को माइकल भी उसे मैसेज करके उसके पास माल लाने के लिए कहता है, मगर रॉडनी उसकी बात का अच्छे से रिप्लाई कर पाता उससे पहले ही रॉडनी के सामने सड़क पर अचानक से एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब होल क्रिएट होता है, जिसके अंदर से एक खुद वाला बंदा निकलकर बाहर आ गया था और उसके पास आग को कंट्रोल करने की ताकत थी।
अभी वो रॉडनी को अकेला देखकर उसके ऊपर आग से हमला करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर किस्मत से सही समय पर वहाँ पर माइकल पहुंचकर रॉडनी की जान को बचा लेता है और बाद में अपनी ताकत के जरिए रॉडनी को टेलीपोर्ट करके सीधा उस नाइट क्लब में लेकर आ जाता है जहाँ पर चार्लिन और साथ ही सबरीना गए हुए थे और वहाँ पर सबरीना फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। उस समय पर चार्लिन एक आदमी से माल लेने के लिए नाइट क्लब के पीछे गई होती है, जिस दौरान वो आदमी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, पर किस्मत से चार्लिन के साथ कुछ गलत होने से पहले वहाँ पर सबरीना पहुंचकर उस आदमी को बहुत ही बुरी तरह से मारती है। लेकिन इसके अगले ही पल सबरीना के सामने जो आता है उसे देखने के बाद तो सबरीना और साथ ही चार्लिन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। असल में वो गुंडा भी कोई आम शख्स बिल्कुल भी नहीं था और उसके पास भी हवा में उड़ने वाली सुपर पावर थी। उसी ताकत का इस्तेमाल करके वो सबरीना के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसा कि सबरीना के पास तो टेलीकाइनेसिस की शक्ति थी, तो उसी शक्ति का इस्तेमाल करके वो उस आदमी को सीधा दीवार पर देकर मारती है, जिससे उस आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर तो चार्लिन को आखिरकार अपनी बहन की शक्तियों के ऊपर पूरा यकीन हो गया था, पर जैसा कि उस आदमी की मौत की वजह से वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसी वजह से वो दोनों वहाँ पर से तुरंत निकल जाती हैं। लेकिन उन्हें ये बात नहीं पता थी कि वो शख्स असल में उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक एजेंट था, जिसकी मौत के बारे में पता चलते ही ऑर्गेनाइजेशन वालों ने सबरीना के नाम को उनकी चीज लिस्ट में सबसे ऊपर कर दिया था। अब वैसे उस समय पर माइकल रॉडनी को अपने घर में ले जाकर उससे अपने फ्यूचर वर्जन के बारे में सारी बातें बता रहा होता है, लेकिन रॉडनी भी इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसकी जान खतरे में है। इसीलिए वो फिलहाल माइकल से और ज्यादा बातें ना करके नाइट क्लब से अकेला ही निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ आंद्रे को भी धीरे धीरे अपनी ताकत के ऊपर यकीन होने लग गया था, जिसकी वजह से वो अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए एक स्क्रैप यार्ड में चला जाता है और वहां पर जाने के बाद उसने लोहे की एक बहुत ही मोटी रॉड को एक तिनके की तरह मोड़ दिया था। इवन अभी वो अपनी ताकत को टेस्ट करते करते इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि एक पूरी की पूरी गाड़ी को ही पिच कर देता है, जिसे देखने के बाद वो खुद भी डर कर तुरंत ही अपने बेस्ट फ्रेंड जॉन को कॉल करता है और उसे उसी कबाड़ खाने में बुलाता है। फिर जॉन के वहाँ पर पहुँचने पर आंद्रे ने उसके सामने ही उसकी पूरी गाड़ी को हाथ से हवा में उठा दिया था, जिस नजारे को देखने के बाद तो जॉन के भी होश उड़ जाते हैं और उसे पैनिक करता हुआ देखकर आंद्रे उसे बहुत मुश्किल से संभाल पाता है। अब वैसे आंद्रे की जिंदगी में ये तूफान कम नहीं था कि अगले ही दिन उसके घर में एक नया तूफान आ जाता है, क्योंकि उसके घर तक वो खतरनाक कर्जा वसूल करने वाले पहुंच गए थे, जिन्होंने आंद्रे से कर्जा ले रखा था। उस दौरान उन लोगों की बातों को सुनने के बाद आंद्रे को लग रहा होता है कि एक बार को वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन लोगों को घर से बाहर खदेड़ दे, लेकिन आंद्रे के ऐसा करने से पहले ही वहाँ पर आंद्रे का बेटा पहुँच जाता है, जिसे जब अपने पिता के कर्जे में डूबे होने के बारे में पता चलता है तो वो मासूम बच्चा फिलहाल अपने पिता को इस मुसीबत से निकालने के लिए उन गुंडों के हाथ में अपना लेटेस्ट फोन दे देता है, जो असल में आंद्रे ने ही उसे कुछ दिन पहले गिफ्ट करा था। और आंद्रे को ये सब देखकर बहुत ज्यादा बुरा भी लग रहा था। इसी वजह से वो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपने पास बचा कुचा सारा का सारा कैश उन गुंडों को दे देता है, जिससे उसके बेटे का फोन तो वापस मिल गया था, लेकिन इस घटना ने आंद्रे को अंदर तक तोड़ दिया था। उससे महसूस होने लग गया था कि वो एक बहुत ही नकारा बाप है, जो अपने परिवार को खुश भी नहीं रख सकता। वहीं दूसरी तरफ पिछली रात की घटनाओं की वजह से सबरीना को लग रहा था कि इससे पहले कि पुलिस वाले उसे उसके घर के सामने से घसीट कर लेकर जाएं, वो उनके सामने खुद जाकर सरेंडर कर देगी। लेकिन पुलिस स्टेशन में पहुंचने पर जब वो वहां के एक ऑफिसर से बात करती है तो उसे पता चलता है कि किसी के हिसाब से भी नाइट क्लब में पिछली रात कोई भी मौत नहीं हुई थी, जिसका मतलब कि सबरीना को जेल में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनकर सबरीना वहाँ पर से अपने घर की तरफ जाने लग जाती है, पर बार बार उसके दिमाग में यही ख्याल चल रहा था कि आखिरकार उस लाश को वहाँ पर से गायब किसने कर दिया। इस बारे में वो तुरंत ही अपनी बहन चार्लिन को जाकर बताती है, लेकिन चार्लिन तो इस बात को सुनने के बाद दुखी होने की बजाय खुश हो गई थी और उसे लग रहा था कि चलो कम से कम एक मुसीबत तो उनके सर के ऊपर से कम हो गई। जिस दौरान उन दोनों की मुलाकात एक रेस्टोरेंट में हो जाती है और वहाँ पर रॉडनी का बेस्ट फ्रेंड स्पर्ट भी मौजूद था, तो माइकल उसे भी सारी की सारी चीजें समझाता है। और क्योंकि स्पर्ट सच में एक बहुत ही समझदार इंसान था, इसीलिए वो इस बात की गंभीरता को समझते हुए रॉडनी को डांटते हुए समझाता है कि उसे माइकल की बातों पर यकीन करना ही पड़ेगा और शायद उसे दुनिया को बचाने में माइकल का साथ भी देना चाहिए। जिस बात को सुनने के बाद आखिरकार रॉडनी इस चीज को मानने के लिए मजबूर हो जाता है और माइकल भी रॉडनी से थोड़ी देर बात करने के बाद अपने तीसरे टारगेट आंद्रे को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं आंद्रे फिलहाल के लिए एक नई जॉब के इंटरव्यू के लिए गया हुआ था, जहां पर उसका बिहेवियर अच्छा होने के बावजूद भी उसके पुराने ड्रग डीलिंग के बैकग्राउंड की वजह से उसे जॉब नहीं दी जाती, जिससे गुस्से और मायूसी में वो जॉन से जाकर मिलता है और उसके साथ एक बार में जाकर फैसला करता है कि वो एक बहुत ही बदनाम ड्रग डीलर के वेयर हाउस में घुसकर उनका सारा पैसा चुरा लेंगे, जिससे फिलहाल के लिए आंद्रे की पैसों की दिक्कत खत्म हो जाएगी। इसके लिए जॉन शुरुआत में तो मना कर रहा था, पर आखिरकार वो अपनी दोस्ती की वजह से ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब उसी समय पर माइकल भी बहुत ज्यादा थक हार कर उसी बार में पहुंच जाता है
जिस दौरान वो आंद्रे की बगल वाली सीट पर ही जाकर बैठा था, लेकिन अभी वो आंद्रे को बिल्कुल भी नहीं पहचान पाता। अब जैसा कि आंद्रे अभी अपना प्लान बनाने में बिजी था, इसी वजह से वो अपने बेटे को मूवी दिखाने का वादा करने के बावजूद भी उसे भूल जाता है और उसका बेटा बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होने की वजह से गुस्से में उन्हीं लोगों के साथ मूवी देखने के लिए निकल जाता है जिनके साथ घूमने के लिए आंद्रे ने उसे मना करा था। अब वैसे आंद्रे और चौंतीस ड्रग डीलर को लूटने वाले थे वो कोई और नहीं बल्कि खुद क्रेजी था और आंद्रे ने उसके वेयर हाउस के एरिया को घूमने के बाद फैसला कर लिया था कि वो उस चोरी को आज रात में ही अंजाम देंगे। अब वैसे क्रेजी इस समय पर खुद भी काफी ज्यादा लॉस का सामना कर रहा होता है क्योंकि किसी दूसरे बंदे की वजह से लोग अब उससे माल नहीं ले रहे होते और सबसे बड़ी बात ये थी कि क्रेजी को पता भी नहीं चल रहा था कि आखिरकार वो दूसरा बंदा असल में है कौन। दरअसल वो बंदा कोई और नहीं बल्कि खुद रॉडनी था जो अपनी स्पीड की वजह से अपने कस्टमर का फेवरेट बन चुका होता है और बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद जब क्रेजी को उसका नंबर मिलता है तो वो तुरंत ही रॉडनी को कॉल करके उसे माल लाने के बहाने अपने वेयर हाउस में बुलाता है। अब किस्मत खराब होने की वजह से उस समय पर रॉडनी सो रहा था और क्रेजी के कॉल को रॉडनी के दोस्त स्पर्ट ने उठाया था जो क्रेजी की बातों में आकर रात में अकेले उसके अड्डे पर जाने के लिए मान भी जाता है। इसी बीच माइकल फिलहाल कोइंसिडेंटली अपना डिलीवरी का काम करते हुए सबरीना के घर पर पार्सल देने के लिए चला गया था जिसे देखते ही माइकल पहचान जाता है क्योंकि जब माइकल फ्यूचर में गया था तो उसने अपने फ्यूचर वर्जन के साथ उन चारों लोगों को पहले भी देखा था। अभी वो तुरंत ही सबरीना को अपनी ताकत के बारे में सब कुछ बताता है जिसके बारे में सुनकर चार्लिन गुस्से में खुद भी बाहर की तरफ आ गई थी पर माइकल जैसे तैसे उसे शांत करवाकर उसे सबरीना के साथ अपनी गाड़ी में बिठाता है ताकि वो उन्हें फ्यूचर की चीजों के बारे में सब कुछ समझा सके। वहीं दूसरी तरफ उसी रात को टेजर भी अपने साथियों के साथ क्रेजी के अड्डे पर हमला करके उसे जान से मारने का प्लान बना रहा था जिसके लिए वो अपने साथियों के साथ वेयर हाउस की तरफ निकल भी पड़ता है और उसी समय दूसरी तरफ से आंद्रे भी अपने चोरी के प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वेयर हाउस की तरफ जाने लग गया था। इवन सिर्फ वो दोनों ही नहीं बल्कि माइकल खुद भी शार्लिन और सबरीना के साथ उसी वेयर हाउस की तरफ जा रहा था क्योंकि माइकल से सारी चीजें जानने के बाद शार्लिन का दिमाग चकराने लग गया था और उसे सारी चीजें समझने के लिए क्रेजी के माल की जरूरत थी। तभी अचानक माइकल को उसकी माँ का कॉल आता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, इसीलिए माइकल तुरंत ही अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर का इस्तेमाल करके अपनी माँ के पास पहुंच जाता है जो देखने के बाद तो सबरीना और शार्लिन पूरी तरह से दंग रह गए थे पर फिलहाल के लिए वो दोनों सीधा वहाँ पर से क्रेजी के वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं। उस समय तक क्रेजी के साथ स्पर्ट को पकड़कर बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे कि उतने में ही वहाँ पर शार्लिन पहुंचकर वहाँ पर से माल लेने लग जाती है और इसके अगले ही पल वहाँ पर टेजर की भी एंट्री हो गई थी जो अपने साथियों के साथ वेयर हाउस के अंदर आते ही अंधाधुन गोलियां चलाने लग जाता है। इसी वजह से क्रेजी के साथी भी उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं और क्रेजी को इस बारे में पता चलते ही वो अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ पर से भागने में कामयाब हो जाता है। उधर अब तक रॉडनी को भी स्पर्ट के वेयर हाउस में जाने के बारे में पता चल गया था तो वो तुरंत ही वेयर हाउस के अंदर चला जाता है जिसके अगले ही पल आंद्रे भी अंदर से उस पैसे से भरी तिजोरी को लेकर बाहर की तरफ आ गया था जहाँ पर रॉडनी, सबरीना, टेजर और आंद्रे खुद मौजूद होते हैं और ये पहली बार था जब माइकल को छोड़कर बाकी सारे सुपर पावर वाले लोग एक दूसरे से इस तरह मिल रहे थे। शुरू में तो वो एक दूसरे के ऊपर ही हमला करना शुरू कर देते हैं जिस दौरान रॉडनी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके टेजर को धक्का देता है और आंद्रे उसकी बंदूक को उठाकर उसे तोड़ देता है। इसके तुरंत बाद ही आंद्रे वहाँ पर से उस तिजोरी को लेकर भागने में कामयाब हो गया था और अभी जैसा कि अगल बगल कोई भी गोलियां नहीं चल रही थी तो सबरीना और शार्लिन भी वहाँ पर से निकलने में कामयाब हो जाती हैं। अब रही बात रॉडनी की तो वो टेजर के ऊपर ध्यान न देकर स्पर्ट को एक हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है जो किस्मत से वही हॉस्पिटल था जहाँ पर सबरीना काम करा करती थी। इसी वजह से जब सुबह हॉस्पिटल में रॉडनी सबरीना को देखता है तो वो सबरीना से स्पर्ट का अच्छे से ख्याल रखने के लिए कहता है जिस पर सबरीना भी तुरंत मान गई थी। और अब जैसा कि रॉडनी इस बात को जान चुका था कि उसकी जान को सच में बहुत ज्यादा खतरा है तो फिलहाल वो फुल स्पीड में भागते हुए अपनी माँ के घर में पहुंच जाता है जो उसके स्टेप फादर के साथ एक दूसरी जगह पर रहा करती थी और रॉडनी चाहता था कि कुछ दिन वो खुद को सेफ रखने के लिए अपनी माँ के साथ उसी घर में रुक जाए। इस पर रॉडनी की माँ उसको याद दिलाती है कि उसके स्टेप फादर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसी वजह से मायूस होकर रॉडनी अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाता है जहाँ पर आने के बाद रॉडनी को समझ आ चुका था कि सिर्फ माइकल ही एक ऐसा इंसान है जो उन सभी लोगों की जान को बचा सकता है। वहीं इस दौरान माइकल अपने घर में डॉनी से उस गायब हुई लड़की जास्मिन के बारे में बात कर रहा था जिसके गायब होने का रीजन अब तक डॉनी को पता चल चुका था। असल में वो लड़की गायब बस इसी वजह से हुई थी क्योंकि उसके खुद के पास भी सुपर पावर थी और अभी माइकल और डॉनी इस बारे में और ज्यादा बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक से रॉडनी उनके घर के बाहर पहुंच जाता है। असल में अब रॉडनी चाहता था कि वो माइकल के साथ मिलकर बाकी सारे लोगों को ढूंढने में उसकी मदद करे जिस बात को सुनने के बाद माइकल तुरंत ही उसके साथ सभी लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाता है और सबसे पहले वो आंद्रे के दोस्त जॉन को ढूंढकर उससे आंद्रे का नंबर लेते हैं लेकिन आंद्रे को बहुत ज्यादा कॉल करने के बावजूद भी आंद्रे उनका कॉल नहीं उठाता। तब जॉन उन्हें बताता है कि आंद्रे असल में काफी ज्यादा उदास था क्योंकि जब क्रेजी की तिजोरी को उसने अपने घर पर लाकर उसे तोड़ा था तो उसमें एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इस बात को सुनने के बाद माइकल और रॉडनी थोड़ी देर के लिए आंद्रे के कॉल का वेट करने लग जाते हैं और कुछ ही देर में आंद्रे सच में माइकल के पास कॉल करता भी है जिस दौरान माइकल ने उसे तुरंत ही मिलने के लिए बुला लिया था। इस पर आंद्रे भी
उनसे रात के समय में मिलने के लिए मान जाता है। मगर अभी माइकल और रॉडनी इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि उनकी ये सारी बातें उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने भी सुन ली हैं। अब यहाँ पर सवाल ये था कि क्या आंद्रे माइकल से मिल पाएगा या फिर वो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग इससे पहले ही कोई बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देंगे। फिर वहीं दूसरी तरफ टेजर को फिलहाल अपने घर पर जाने पर पता चलता है कि क्रेजी ने उसकी आंटी के ऊपर हमला करवाया था, इसीलिए रात में एक बार वो गुस्से में अपने सभी साथियों के साथ फिर से क्रेजी को ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार रास्ते में अचानक उनकी गाड़ी के पास कुछ पुलिस वाले चेकिंग करने के लिए आ जाते हैं और जैसा कि उनकी गाड़ी में ड्रग भी मौजूद थे तो टेजर के सभी साथियों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस समय पर बस टेजर ही अपनी गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करके जैसे तैसे बचकर निकलने में कामयाब हो पाया था। पर अब यहाँ पर सवाल ये था कि क्या उसका बदला अधूरा रह जाएगा। वेल वहीं दूसरी तरफ आंद्रे फिलहाल के लिए माइकल से मिलने के लिए निकल चुका होता है कि तभी अचानक एक सुनसान जगह पर आंद्रे के सामने एक फॉर्म होल ओपन होता है और उसमें से एक हुड वाला आदमी निकलकर उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करने लग जाता है। अब सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस दुश्मन के पास भी आंद्रे जैसी सुपर स्ट्रेंथ थी और क्योंकि आंद्रे को ऐसी लड़ाइयों का पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था इसीलिए वो स्ट्रेंथ शिकारी के सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ने लगता है और वो शिकारी आंद्रे को बुरी तरह से पीट कर जमीन पर बिछा देता है। अब इससे पहले कि आंद्रे उस समय पर खुद को संभाल पाता पीछे से एक और हुड वाला आदमी आकर अचानक से आंद्रे के ऊपर एक और जोरदार हमला करता है और फिर वो लोग आंद्रे को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इधर माइकल घंटों से आंद्रे का इंतजार कर रहा था लेकिन जब आंद्रे का कोई नामो निशान नहीं मिलता तब माइकल परेशान होकर जॉन को कॉल करता है और फिर जब माइकल को पता चलता है कि आंद्रे उससे मिलने के नाम को बहुत पहले ही घर से निकल चुका था तो माइकल को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगती कि उनके दुश्मन ने अपना पहला कदम उठा लिया है। इसी वजह से अब माइकल तुरंत ही सबरीना के घर पर जाता है जहाँ पर उसे एक और बड़ा धक्का लगता है कि सबरीना की बहन चार्लेन सुबह से गायब थी। उस कारण से सबरीना भी परेशानी में पागल हो रही थी जिस पर माइकल उसे संभालते हुए समझाता है कि अभी सबसे पहले उन्हें टेजर को सेव करने की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ रोड पर टेजर के ऊपर भी अचानक से उन हुड वाले लोगों ने हमला कर दिया था जिस दौरान टेजर अपनी गायब होने की शक्ति का इस्तेमाल करके उनसे लड़ाई करने की कोशिश करता है लेकिन उस हुड वाले बंदे के पास एक अलग तरह के ग्लासेस थे जिसकी मदद से वो टेजर के गायब होने के बाद भी उसे आराम से देख पा रहा था। अभी वो हुड वाला बंदा टेजर को पकड़कर अपने साथ फॉर्म होल में ले जाने की कोशिश कर रहा होता है जिस पर टेजर उस आदमी के पैर पर कट मारकर लड़ाई करने के लिए खड़ा हो जाता है लेकिन इसके अगले ही पल फॉर्म होल में से इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करने वाला एक और हुड वाला आदमी वहाँ पर पहुँच गया था। टेजर उन लोगों से कैसे लड़ेगा, क्या वो लोग टेजर को जान से मार देंगे? टेजर के दिमाग में लगातार यही ख्याल चल रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर माइकल भी अपने बाकी सारे साथियों के साथ पहुँच जाता है और अभी जैसे ही वो झटका झोला राम उनके ऊपर बिजली का गोला फेंकता है माइकल अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके टाइम को फ्रीज कर देता है जो देखकर रॉडनी तो सबसे ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन तभी टेजर गुस्से में झटका झोला राम को चाकू घोंपने के लिए जाता है जो देखकर माइकल तुरंत ही टेजर को पकड़ते हुए उसे अपने साथ टेलीपोर्ट करके किसी सेफ लोकेशन पर ले जाता है। मगर माइकल के उस जगह पर से जाते ही झटका झोला राम और उसका साथी वापस से नॉर्मल हालत में आ गए थे और अब उनका सामना सिर्फ और सिर्फ रॉडनी और सबरीना से था। अभी रॉडनी जोश में आकर जैसे ही लड़ने के लिए आगे बढ़ता है पीछे से झटका झोला राम के दो साथी और आ जाते हैं जिन्होंने रॉडनी और सबरीना को चारों तरफ से घेर लिया था। तब इस क्रिटिकल सिचुएशन में सबरीना अपनी पूरी शक्ति से चारों को हवा में उड़ाकर बहुत ही दूर फेंक देती है लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने की वजह से सबरीना बहुत ज्यादा कमजोर पड़ चुकी थी और उनके दुश्मन उनके सामने आकर एक बार फिर से खड़े हो गए थे। ठीक उसी पल पर माइकल अचानक से वहाँ पर आकर सबरीना और रॉडनी को भी लेकर सीधा अपने घर पर टेलीपोर्ट हो जाता है। लेकिन इस भयानक लड़ाई में टप्पू तंदूरी ने रॉडनी की पीठ को आग से बुरी तरह से झुलसा दिया था जो देखकर तो सबरीना के भी पसीने छूटने लग जाते हैं। मगर जैसा कि रॉडनी के पास सेल्फ हीलिंग की ताकत भी थी तो अगले ही पल वो सबरीना और माइकल के सामने खुद ब खुद सही हो जाता है। फिर माइकल टेजर को भी सुरक्षित इस ठिकाने पर लेकर आता है जिस दौरान अपनी शक्तियों का हद से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से माइकल और उसके सभी साथी बहुत ही बुरी तरह से थक चुके थे इसीलिए वो वहाँ पर पड़े सोफे पे ही सो जाते हैं। लेकिन अभी के उनके इस सुकून के पीछे मौत का सबसे बड़ा साया मंडरा रहा था। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके सोने के दौरान उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बड़े लीडर हाईटेक स्क्रीन पर उन सभी की शक्तियों के एक एक पल को लाइव देख रहे थे और उन्होंने अपना अगला प्लान इस तरह से तैयार करा था जो कि सच में बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाला है। उस प्लान के लिए ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा लीडर ड्रे फैसिलिटी के बेसमेंट में जाता है जहां आंद्रे को बहुत ही घायल हालत में कैद करके रखा गया था और अंदर आते ही ड्रे ने अपने साथियों से आंद्रे को एक ऐसा इंजेक्शन लगवा दिया था जिसकी वजह से कुछ समय तक आंद्रे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक उसी वक्त वहाँ पर उस मिसिंग लड़की जैस्मिन को भी लेकर आया जाता है जिससे ड्रे ने आंद्रे के जख्मों को सही करने के लिए बुलवाया था क्योंकि जैस्मिन की सुपर पावर ही यही थी कि वो किसी को भी छूकर उसके गहरे से गहरे घाव को ठीक कर सकती है। अभी आंद्रे के घाव को सही करवाने के बाद ड्रे आंद्रे को फ्री करवाकर उससे एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनने के बाद तो एक बार के लिए आंद्रे के दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया था। असल में ड्रे चाहता था कि आंद्रे उसके लिए काम करे और माइकल समेत उसके सभी साथियों को पकड़कर यहाँ पर लेकर आ जाए। इसके बदले में ड्रे हर एक इंसान के लिए उसे काफी सारे पैसे और बाद में आजादी देने का भी वादा करता है। जिस बातचीत
बातचीत के दौरान ट्रेन ने उसे एक बहुत ही बड़े राज के बारे में भी बता दिया था कि असल में सभी सुपर हीरोज को शक्तियां उनके पेरेंट्स की वजह से मिली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन सभी के पेरेंट उस जानलेवा बीमारी सिकल सेल से पीड़ित थे। अब वैसे हर एक इंसान अपनी हिडन पावर को एक्टिवेट नहीं कर पाता था और बस कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग ही होते थे जिनकी ये शक्ति जागती थी। इस बात को बताने के बाद रेस शरीफ बनते हुए कहता है कि उनका सबको यहाँ पर लाने का मकसद उन्हें नुकसान पहुँचाना नहीं है, बल्कि वो माइकल और उसके साथियों को यहाँ पर लाकर सिखाना चाहता है कि वो अपनी पावर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। ये बात सरासर झूठ थी, लेकिन आप लोग एक कर्जे में डूबे और लाचार बाप से क्या उम्मीद कर सकते हो। किस्मत खराब होने की वजह से आंधे को इस बात पर भरोसा हो जाता है, जिसका मतलब वो माइकल समेत उसके बाकी सारे साथियों को पकड़ने के लिए मान चुका था। इधर जास्मिन के बारे में पता करते हुए डॉनी को एक बहुत ही खतरनाक बात पता चलती है कि जास्मिन की आखिरी लोकेशन को एशिंगटन नाम की एक ऐसी बिल्डिंग के पास डिटेक्ट करा गया था जो पिछले कई सालों से बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। ये बात पता चलते ही डॉनी समझ जाती है कि पक्का वो उसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का खुफिया अड्डा होगा, इसीलिए वो उसके बारे में रिसर्च करती है और सारी चीजें कंफर्म होने के बाद माइकल को वहाँ पर चलने के लिए कॉल करती है। लेकिन माइकल तो अभी बंद पड़ा सो रहा था, जिसकी वजह से वो डॉनी के कॉल को नहीं उठा पाता और डॉनी उस जगह पर छानबीन करने के लिए अकेली पहुंच जाती है, जहां अचानक से क्रेजी की गैंग के कुछ लोग डॉनी को अकेला देखकर उसे छेड़ने लग गए थे और असल में सबरीना की बहन चर्लिन को भी क्रेजी ने खुद ही किडनैप करा था। वहीं अब तक माइकल की आंख भी खुल चुकी थी, जिसको बाकी सबसे बात करके अचानक एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती है कि वो हुड वाले लोग असल में उन्हें मारना नहीं बल्कि उन्हें जिंदा पकड़ना चाहते थे। इस बारे में माइकल बाकी सबसे बात कर ही रहा था कि तभी उसे डॉनी के कॉल के बारे में पता चलता है और इससे पहले कि क्रेजी के लोग डॉनी के पास पहुंच पाते, माइकल सब कुछ समझकर खुद ही डॉनी की गाड़ी में टेलीपोर्ट होकर पहुंच जाता है। उसके वहां पर जाते ही क्रेजी के लोग वहां पर से भाग गए थे और डॉनी ने माइकल को अब जास्मिन और उस सीक्रेट फैसिलिटी के अड्डे के बारे में सब कुछ बता दिया था। सारी चीजें पता चलने के बाद माइकल को जब इस बात का एहसास होता है कि डॉनी अपनी जान पर खेलकर इस दलदल में घुसने की कोशिश कर रही थी, तो आखिरकार वो हिम्मत करके उसे वो खौफनाक सच भी बता देता है, जिसे सुनने के बाद तो डॉनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माइकल ने उसे बता दिया था कि वो बस अपने जैसे लोगों की टीम उसकी जान बचाने के लिए बना रहा था, क्योंकि आने वाली 9 जुलाई को एक भयानक जंग में डॉनी अपनी जान गंवा देगी। ये सुनकर डॉनी के होश उड़ चुके थे, जिस दौरान वो रोते हुए माइकल को बताती है कि वो किसी भी हालत में माइकल के साथ अपनी पूरी लाइफ को जीना चाहती है और तब माइकल उसकी ऐसी बातों को सुनकर उसे भरोसा दिलवाता है कि वो उसको मरने नहीं देगा, क्योंकि वो फ्यूचर से वापस आया ही था ताकि इस चीज को बदला जा सके। अब उतने में ही वहाँ पर डॉनी और साथी सबरीना भी पहुँच जाते हैं, जिनसे बातचीत करके माइकल को पता चलता है कि क्रेजी ने टीजर को उसकी आंटी को मारने की धमकी देकर इसी बिल्डिंग के अंदर बुला लिया है और अब जैसा कि माइकल और उसके साथियों के पास दुश्मनी या फिर मौत का सामना करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए माइकल और उसका पूरा ग्रुप एक साथ इस खौफनाक बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने का फैसला कर लेता है। बिल्डिंग के अंदर घुसते ही उन्हें एक बहुत ही लंबा कॉरिडोर दिखाई देता है, जिसमें आगे चलते हुए वो जगह और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही थी और तभी अचानक उनकी नजर सामने खड़े एक लड़के के ऊपर पड़ती है, जिसे देखने के बाद तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आंद्रे का बेटा था और वो उन्हीं आवारा गुंडों के साथ ड्रग बेचने के काले कारोबार में शामिल होने के लिए आया था। अब इससे पहले कि माइकल उन सभी बच्चों को उस जगह पर से निकाल पाता, उससे पहले ही क्रेजी अपने हाथों में गन्स लिए अपने गुंडों के पूरे लश्कर के साथ उस जगह पर दाखिल हो जाता है, जिसे देखते ही सबरीना का गुस्सा तो फट पड़ा था और वो आग बबूला होकर क्रेजी से पूछने लग गई थी कि उसकी बहन कहाँ पर है। तब माइकल और रॉडनी सबरीना की सिक्योरिटी के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, पर अब तक तो सबरीना ने क्रेजी के बिल्कुल करीब पहुंचकर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया था। इससे डरकर क्रेजी जैसे ही अपनी बंदूक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तभी सबरीना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसकी गन को बहुत दूर फेंक देती है। इसके अगले ही पल उसने क्रेजी को उठाकर दीवार पर पटक दिया था, जिस दौरान अपने बॉस को इस तरह से हवा में खिलौना बनता हुआ देखकर क्रेजी के सारे गुंडे डर के मारे भाग जाते हैं और अब सबरीना बहुत ज्यादा गुस्से में सीधा क्रेजी को खत्म ही करने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही टेजर वहाँ पर गायब होने वाली शक्ति का इस्तेमाल करना बंद करता है, क्योंकि वो खुद भी काफी समय से उन्हीं लोगों के पीछे पीछे आ रहा था और अब वो अपने चक्कू से क्रेजी को खुद खत्म करने वाला था। लेकिन तभी अचानक एक भयानक बिजली माइकल की आकर लगती है, जिसके अगले पल ही वहाँ पर झटका झोलाराम अपनी पूरी फौज के साथ पहुँच जाता है और झटका झोलाराम का सबसे बड़ा झटका तो ये था कि असल में उनका लीडर कोई और नहीं बल्कि खुद क्रेजी ही था। क्रेजी के उन लोगों के साथ खड़ा होते ही सारे के सारे हुड वाले लोग माइकल के साथियों की तरफ बिजली और साथ ही फायरबॉल बरसाने लग गए थे, जिस दौरान माइकल के साथी शुरुआती हमलों से तो पूरी तरह से बच जाते हैं, पर जैसा कि अभी माइकल पूरी तरह से जख्मी होकर बेहोश पड़ा था तो किसी को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसकी जान कैसे बचाई जाए। तब रॉडनी अपनी जान की परवाह किए बिना क्रेजी के 2-3 बंदों को जमीन पर बिछा देता है, लेकिन तभी एक हुड वाला आदमी रॉडनी के मुंह पर एक बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है, जिस दौरान रॉडनी का तो मत्था हिल गया था, पर अभी वो जैसे तैसे उस हुड वाले बंदे की मांस को खींच लेता है। उस दौरान उस आदमी की शक्ल को देखने के बाद तो माइकल की पूरी टीम के छक्के छूट गए थे, क्योंकि असल में वो बंदा कोई और नहीं बल्कि आंद्रे खुद था। आंद्रे ने पैसे और अपने बेटे की जान के चक्कर में अपने ही साथियों के पीठ में छुरा घोंपा था और इस समय वो रॉडनी को बेहोश करने के बाद
माइकल को उठाकर अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहा था। उस समय पर टेजर और क्रेजी के बीच में भी एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई चल रही होती है, जिस दौरान क्रेजी टेजर को रोकने के लिए अपने चारों तरफ एक आग का घेरा बना लेता है और उसी मौके का फायदा उठाकर सबरीना पास में मौजूद एक हुड वाले बंदे के पास एक शीशे को तोड़ देती है, जो असल में वही शीशा था जिससे टेजर के गायब होने के बाद भी उसे देखा जा सकता था। इन्हीं सब चीजों के बीच में सबरीना ने क्रेजी के एक साथी की जान भी ले ली थी, जिस दौरान अपने साथी को मरता हुआ देखकर क्रेजी के ग्रुप के एक लड़के गुस्से से भयानक तेज हवा का तूफान बनाती है और सबरीना को हवा में उड़ाकर उसे उसकी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करने देती। लेकिन तभी टेजर गायब होकर उस हवाई का गला ही काट देता है, जिससे सबरीना फ्री हो गई थी और अब दुश्मनों के ग्रुप में मेन बंदा सिर्फ क्रेजी ही बचा था, क्योंकि बाकी सारे हुड वाले आदमी तो अपने बेहोश साथियों को उठाकर फॉर्म होल से लैब के अंदर लेकर जा रहे थे। किस्मत से इस वक्त तक आंद्रे माइकल को अपने साथ लैब में लेकर नहीं जा पाया होता, जो देखकर टेजर तुरंत ही आंद्रे के ऊपर हमला करके माइकल को फ्री करवा देता है और अब इसके अगले ही पल टेजर आंद्रे को भी जान से मारने वाला था। पर तभी अचानक माइकल की आंखें खुल जाती हैं, जो अपने दोस्तों को आमने सामने इस तरह से लड़ता हुआ देखकर अपनी ताकत से पूरी यूनिवर्स के टाइम को ही फ्रीज कर देता है और बाद में सबसे पहले माइकल दौड़कर कार में बैठी डॉनी के पास जाता है और उससे कहता है कि वो बिना एक पल भी गवाए अभी के अभी यहाँ पर से बहुत दूर चली जाए। इसके बाद माइकल आंद्रे के पास दौड़ कर आता है और उसे टाइम फ्रीज के असर से आजाद कर देता है। तब आंद्रे उसे रोते हुए रे की सारी बातें बताता है, जिसमें ये बात भी शामिल थी कि असल में आंद्रे ने रे का काम करने से मना कर दिया था, पर बाद में रे ने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी और उसी वजह से आंद्रे को मजबूरन ये काम करने के लिए मानना ही पड़ा। इस बात को सुनने के बाद माइकल उसकी लाचारी को समझ पाता है, जिसके अगले ही पल टाइम के वापस से चलने पर माइकल ने ये सारी चीजें टेजर और बाकी सबको भी समझा दी थी और उसी वजह से टेजर अब आंद्रे का पीछा छोड़कर सीधा जाकर क्रेजी से लड़ाई करने लग गया था। उस दौरान क्रेजी टेजर के मुंह पर एक ऐसी जोरदार लात मारता है कि टेजर उड़ता हुआ सीधा बाहर खड़ी डॉनी की गाड़ी के बोनट पर जाकर गिरता है और तब डॉनी टेजर को इस हालात में देखकर वहां पर से भाग नहीं पाती और बाहर आकर उसको बचाने की कोशिश करने लग जाती है। इधर सबरीना के ऊपर भी एक हुड वाले आदमी ने वापस से हमला करके उसे जमीन पर बिछा दिया था और वहीं अब तक क्रेजी खुद भी टेजर को खत्म करने के लिए उसके पास पहुंच चुका था, लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही आंद्रे उसे रोक लेता है और फैसला करता है कि अब वो अपने साथियों के साथ मिलकर ही लड़ाई करेगा, जिसकी वजह से वो क्रेजी को टेजर से दूर करने लग गया था और वहीं अब तक रॉडनी को भी होश आ चुका था। इस समय पर माइकल भी उन हुड वाले आदमियों को पकड़ कर कहीं न कहीं तो टेलीपोर्ट कर रहा था, ताकि वो लोग इस जगह पर से गायब होकर क्रेजी की मदद ना कर सके। और इधर अब तक सबरीना ने भी अपनी पूरी ताकत से लोहे के बड़े बड़े सरियों को दुश्मन के ऊपर गिरा के उन्हें खत्म कर दिया था। इस बार जब हुड वाले लोगों को गायब करके माइकल वापस आता है तो देखता है कि खून खराबा पूरी तरह से रुक चुका है, जिस समय तक उसके साथियों ने सभी चीजों को पूरी तरह से संभाल लिया था और क्रेजी खुद भी अधमरी हालत में आखिरकार जमीन पर पड़ा हुआ था। इवन उसके शरीर से सुपर पावर का असर भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है, जिस दौरान अपनी मौत को सामने देखकर क्रेजी सरेंडर करने का रास्ता चुनता है और सबरीना को कहता है कि वो खुद सबरीना को उस जगह पर लेकर जाएगा जहाँ पर उसकी बहन चार्लिन को कैद करके रखा गया था। ये बताने के बाद क्रेजी टेजर को उसकी माँ के बारे में भी बताता है, जो सीक्रेट फैसिलिटी से भागने की कोशिश कर रही थी, पर उसे पकड़कर उसकी बॉडी से सारा खून निकालकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि ये सब वैसे तो सच था, लेकिन ये सारी चीजें बताने के पीछे क्रेजी के दिमाग में बहुत ही बड़ा खेल चल रहा था। उसी खेल के चलते जैसे ही उसे मौका मिलता है वैसे ही वो अचानक से डॉटनी पर हमला करके उसे खत्म कर देता है, जिसके अगले पल ही क्रेजी के अंदर डॉटनी की ताकत आ गई थी और असल में क्रेजी की ताकत यही थी कि वो किसी को भी मारकर उनकी पावर को कॉपी कर सकता था। इसीलिए डॉटनी की ताकत का इस्तेमाल करके क्रेजी सबको एक एक करके नीचे गिरा देता है, जिस दौरान डॉनी गाड़ी के अंदर बैठकर ये खौफनाक मंजर देख रही थी, मगर वो पूरी तरह से लाचार थी। अभी सबको गिराने के बाद जब क्रेजी की नजर डॉनी के ऊपर पड़ती है तो डॉनी को मारने के लिए भी उसके पास चला जाता है, लेकिन ये देखकर तो माइकल का गुस्सा पूरी तरह से फट पड़ा था। वो अगले ही पल अपनी बची कुची जान लगाकर वक्त को पीछे मोड़ देता है, जिससे सब लोग उसी वक्त में आ गए थे जब क्रेजी जमीन पर पड़ा था, लेकिन माइकल के अलावा किसी को कुछ भी याद नहीं होता। तब इस बार माइकल क्रेजी को बोलने का भी मौका नहीं देता और अपने हाथों से उसे बहुत ही बुरी तरह से घायल करके मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन उसी समय क्रेजी के हाथ में एक जमीन पर पड़ी हुई बंदूक लग जाती है, जो असल में वही बंदूक थी जो सबरीना ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके क्रेजी के हाथ से पहले छुड़वाई थी। उस बंदूक को क्रेजी सीधा माइकल के ऊपर तान देता है, लेकिन गोली चलते ही डॉडनी माइकल को बचा लेता है, जिसके तुरंत बाद ही क्रेजी की भी मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी ट्रेजेडी माइकल के साथ होती है, क्योंकि क्रेजी की चलाई गई वो गोली सीधा कार के शीशे को चीरती हुई अंदर जाकर घुसती है, जहाँ पर डॉनी बैठी हुई थी। ये देखकर माइकल तुरंत ही डॉनी को संभालने की कोशिश करता है, जिस दौरान वो टाइम को वापस से मोड़ना चाह रहा था या फिर टेलीपोर्ट करके डॉनी को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश कर रहा था, मगर अब तक वो इतना ज्यादा थक चुका होता है कि उसके शरीर में वक्त को पीछे मोड़ने की ताकत नहीं बची थी और चाह कर भी टेलीपोर्ट भी नहीं हो पा रहा था। बदकिस्मती से वो गोली लगी भी डॉनी की गर्दन पर थी, जिसकी वजह से माइकल डॉनी को बिलखते हुए अपनी बाहों में समेट लेता है और इसके कुछ ही सेकंड बाद डॉनी की मौत हो जाती है। इस समय वहाँ पर खड़ा हर एक इंसान पूरी तरह से टूट चुका
चुका था, क्योंकि उनमें से किसी के पास भी मौत को हराने की शक्ति नहीं थी। डॉनी की मौत एक ऐसा इंसिडेंट था जैसा फ्यूचर वाले माइकल ने बताया था, और साथ ही उसने माइकल को समझाने की कोशिश भी करी थी कि वो वक्त को कितना भी बदलने की कोशिश कर ले, लेकिन डॉनी अपनी मौत के नसीब से बिल्कुल भी नहीं बच पाएगी। पर हाँ, यहाँ पर एक अजीब चीज जरूर हुई थी कि बेशक से डॉनी की मौत हो गई थी, पर उसकी मौत का तरीका और वक्त पूरी तरह से बदल गया था। कैरेबिस के कुछ दिनों बाद माइकल डॉनी को खोने के गहरे सदमे और दर्द से उबर चुका होता है, जिस दौरान उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल कर इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था कि अब डॉनी जिंदा नहीं हो सकती। मगर अब माइकल की आंखों में एक बहुत ही भयानक बदले की आग सुलग रही थी, और उसने अपने पूरे ग्रुप को एक साथ खड़ा करके वादा कर दिया था कि वो इस मौत के खेल को जड़ से खत्म करके रहेगा। अब ये करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि उसे एक बार वापस से फ्यूचर में जाना होगा, ताकि वो असली मास्टरमाइंड का पता लगा सके। इसीलिए वो अभी के लिए अपने साथियों से हाथ मिलाकर सबकी आंखों के सामने से टेलीपोर्ट हो जाता है। पर क्या वो सच में फ्यूचर में ही गया है, या फिर इस बार उसकी किस्मत उसे कहीं और पहुंचा देगी? क्या वो सच में उस मास्टरमाइंड के बारे में पता करके उसका खेल खत्म कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या अभी भी कोई ऐसा रास्ता है जिससे डॉनी जिंदा हो सकती है, पर उसके बारे में फिलहाल के लिए माइकल के फ्यूचर वर्जन को भी नहीं पता। माफ करना, इस सीरीज का ये सीजन यहीं पर खत्म होता है, और अब तक इसका दूसरा सीजन रिलीज भी नहीं हुआ है, तो मैं आपको इसके आगे की कहानी नहीं बता सकता। पर हाँ, मैं वादा करता हूँ कि जैसे ही इसका सेकंड सीजन रिलीज होगा, मैं उसे अपने चैनल पर लेकर जरूर आऊंगा। पर क्या मुझे सच में उसे अपने चैनल पर लेकर आना चाहिए? मतलब कि क्या आप लोगों को इस सीरीज की कहानी पसंद आ रही है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में H2 जरूर लिखना, और साथ ही ये बात भी बताना कि अगर आप लोगों को कभी कोई सुपर पावर मिले तो आप लोग कौन सी सुपर पावर को चुनना पसंद करोगे। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। क्या तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।